नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 के बारे में। पार्ट नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे काले कानून के बारे में जिसने भारतीयों को बहुत ज्यादा परेशान किया। हम बात करेंगे एक ऐसे नरसंहार की जिसकी चीखें जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंची, और हम बात करेंगे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की कि किस तरीके से इस सुधार ने भारत की पूरी राजनीति को बदल के रख दिया। तो बात करते हैं सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसकी बात मैं अभी आपको काले कानून की तरह कर रहा था। रॉलेट एक्ट के बारे में अब जो है हम चर्चा करते हैं। क्लियर है बात? सबसे पहले रॉलेट एक्ट कब आया? तो भैया 1917 के अंदर आया। 1917 में कैसे आया? एक राजद्रोह कमिटी, राजद्रोह समिति, एक राजद्रोह समिति थी, एक राजद्रोह कमिटी थी, सेडिशन कमिटी थी, जिसके हेड थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट जो थे वो इसके हेड थे, और इनके हेड होने की वजह से इसी कमिटी ने इस एक्ट को बनाया, और साथ साथ में जो व्यक्ति चेयरमैन होता है उसी के नाम से वो एक्ट बना। इस वजह से इस एक्ट को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्लियर है बिल्कुल बात? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। रॉलेट एक्ट का नाम क्यों पड़ा? सर सिडनी रॉलेट के नाम से। अच्छा, इसका आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका आधिकारिक नाम था आतंकवादी अपराध अधिनियम। आतंकवादी अपराध अधिनियम। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस रॉलेट एक्ट क्यों इतना ज्यादा इनफेमस हुआ, या क्या आज हम उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी कहानी। अगर एक एक्ट आज ऐसा आ जाए कि सिर्फ शक के बिना पर, बिना किसी बात के आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ऐसा ही बुरा उस टाइम के हमारे भारतीयों को लगा, क्योंकि ये जो एक्ट था ये कहता था कि सिर्फ शक के बिना पर सरकार बिना आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो क्या था ये रॉलेट एक्ट? सरकार बिना मुकदमे चलाए, बिना अनुमति के, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती है। और इतनी बुरी बात होने की वजह से इसी कानून को क्या कहा जाता है? तो भैया काला कानून कहा जाता है, ब्लैक लॉ कहा जाता है। क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अब जब हमारे हीरो महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी, तो अब इसका सत्याग्रह भी करना था। महात्मा गांधी लास्ट अपना जो खेड़ा सत्याग्रह था वो कर चुके थे। अब महात्मा गांधी को उम्मीद थी एक बड़े सत्याग्रह की, और इतनी बड़ी घटना जिसने पूरे की पूरी भारतीय राजनीति को बदल दिया था, तो इस घटना के लिए एक सत्याग्रह तो होना ही था। तो सेम टू सेम इसी बात को फॉलो करते हुए महात्मा गांधी साहब जो है इसके खिलाफ एक सत्याग्रह करते हैं, और सत्याग्रह करने के लिए वो एक सत्याग्रह सभा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा। और ये कहां बनाई गई? तो भैया ये बंबई में बनाई गई। बंबई में बनाई गई। क्लियर है बात? बंबई में सत्याग्रह सभा बनाई गई। तो 6 अप्रैल के आसपास में महात्मा गांधी जो है वो दिल्ली जा रहे थे, और पलवल के आसपास में, जिससे पूरी तरीके से सत्याग्रह चला सके, और पलवल के आसपास में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो रॉलेट एक्ट के लिए महात्मा गांधी को कहां पे गिरफ्तार किया? तो भैया पलवल में किया। अच्छा, कब आया था? तो 1917 में आया था। पीछे लाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। कमिटी कौन सी थी? तो राजद्रोह कमिटी थी, सेडिशन कमिटी थी। क्या कानून था? कि भाई बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को जो है सरकार जेल में डाल सकती है। क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ इस कानून को हम इस कारण से तो काला कानून कहते हैं, ब्लैक लॉ कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का चलाया, उसको क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अच्छा, इसके लिए एक सभा बनाई। कहां बनाई? तो भैया बंबई में बनाई। महात्मा गांधी जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो उनको पलवल में जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब रॉलेट एक्ट से ही एक जो तार था कहानी का वो आगे जुड़ता है और चलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ। क्या हुआ? बड़ी आसान भाषा में हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले तो इन दो व्यक्ति को देखो, कौन है ये? एक तो है डॉक्टर सत्यपाल साहब और एक है सैफुद्दीन किचलू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे पंजाब के। अब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है रॉलेट एक्ट की वजह से, और इनके लिए ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान 5 अंग्रेजी अफसर की मौत हो जाती है, और इन अंग्रेजी अफसर की मौत होने की वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरे के पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगा देती है। किसका कानून लगा देती है? मार्शल लॉ लगा देती है। और मार्शल लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं वो इस क्रूर व्यक्ति को, इसकी शक्ल देखो, शक्ल से हैंडसम लग रहा है पर है बड़ा क्रूर व्यक्ति। कौन है ये? जनरल आर डायर को जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर बना देती है। पर यह कहानी जलियांवाला बाग की तरफ कैसे मुड़ती है, अपन पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश कर लेते हैं।
सबसे पहले अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है भाई, ये दो व्यक्ति वही हैं। पंजाब में इसी वजह से जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जो प्रकरण हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, 5 अंग्रेजी अफसर की डेथ हो गई थी, इस वजह से पंजाब के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लग जाता है। और अब मार्शल लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है मार्शल लॉ लग जाता है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? जनरल आर डायर को। क्लियर है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आ जाए कौन थे वो दो व्यक्ति, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अच्छा, उस टाइम पे मार्शल लॉ बनाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना? तो ये क्रूर आदमी जनरल आर डायर बन गया। बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अब अपन आगे चलते हैं, क्या हुआ। वैसाखी का मेला लग रहा था। कब लग रहा था? तो भैया 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का मेला लग रहा था। अब क्या हुआ उस वैसाखी के मेले में? अमृतसर में एक बहुत बड़ा बाग है, हरमंदिर साहिब से थोड़ा ही पास में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। अब उसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित थी और वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने आई थी। कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे, कुछ मेले में एंजॉय कर रहे थे, बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, बुजुर्ग जो थे वो धूप सेक रहे थे, सारे के सारे मजे वहां पे चल रहे थे। और उनमें से ही कोई 20, 50, 100 लोग जो है वो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की वजह से विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार को ये बात पता चलती है और उनको ये घबराहट हो जाती है कि अगर ये 20,000 लोग पंजाब की सड़कों पे, अमृतसर की जो सड़कों पे अगर निकल गए तो हमारी सरकार की तो हालत बड़ी टाइट हो जाएगी। इसी वजह से जनरल आर डायर जो मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर था, वो अपने साथ सैनिकों को लेकर और जलियांवाला बाग के एकमात्र गेट की तरफ पहुंचता है। लोगों को लगता है कि यहां पुलिस आई है, थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन ये जो क्रूर व्यक्ति था अब वहां से हटने वाला नहीं था। वो क्या करता है? एकमात्र गेट पे अपने सारे के सारे सैनिकों को अपनी बंदूकों के साथ तैयार रखता है और 1600 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग के कर देता है, जिसमें 1200, 1500 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। एक्चुअल आंकड़ा जो है वो 1000, 1100, 1200, अलग अलग कमेटी अलग अलग बात कहती है। उस डेथ के दौरान, उस हत्याकांड के दौरान कई बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उन सभी की डेथ हो जाती है। कुछ लोग भगदड़ में मर जाते हैं, कुछ लोग फायरिंग में मर जाते हैं, और तो और कुछ लोग जो है वो उस जलियांवाला बाग के कुएं में कूदने से मर जाते हैं। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि कितना खतरनाक, कितना बड़ा हत्याकांड उस टाइम पे ये रहा हुआ होगा। ठीक है, वैसाखी के मेले के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल आर डायर है, एक व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति, कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हंसराज नाम का एक व्यक्ति था, उसने जनरल आर डायर की जो है वो मदद की थी। जनरल आर डायर जो है वो फायरिंग कर देता है। एक्चुअल आंकड़ा कितना था? कुछ कहते हैं 1200 लोगों की डेथ हुई। 1200 जो लोग थे मरे तो क्यों कहेंगे, हम कहेंगे शहीद हुए। और उनमें से जो सरकारी आंकड़ा आया उसमें से कहा गया कि 379 लोग जो है वो एग्जैक्ट मरे गए। सरकार तो लीपापोती कर ही रही थी। आपने चीज देखा होगा, कोई भी बड़ी घटना हो जाती है तो सरकार जो है वो कमेटी बना देती है। तो सेम सरकार ने भी उस टाइम यही किया और एक हंटर कमेटी बनाई गई। अब क्वेश्चन सबसे पहले यही उठता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी थी, कौन सी समिति थी जो जलियांवाला बाग की वजह से बनाई गई? तो आंसर क्या होगा? हंटर कमेटी। और सरकार, आप सोचो, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार कितनी ज्यादा क्रूर थी कि बिना हंटर कमेटी के रिकमेंडेशन आए पहले ही इन अंग्रेजी अफसर को बहाल कर दिया। बाद में जो जनरल आर डायर था उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और वो आराम से इंग्लैंड में रह रहा था। और शर्म की बात इतनी ज्यादा है कि उस टाइम की अंग्रेज सरकार ने उसे ब्रिटिश राज का शेर और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। तो आप सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए कि किस तरीके से, कितने क्रूर जो हैं वो लोग रहे होंगे। तो ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखिए आप जलियांवाला बाग का। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हंटर कमेटी में एक और क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इंडियंस जो थे इसके अंदर थे। एक तो थे सीएल सीतलवाद, चिमनलाल सीतलवाद। अच्छा, इनके अलावा एक थे जगत नारायण साहब थे, और एक थे सुल्तान अहमद। तो ये 3 भारतीय जो थे ये हंटर कमेटी के मेंबर थे। अब अपनी भारतीयता को दिखाते हुए टैगोर साहब ने जो है उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। उस नाइटहुड की उपाधि का पूरी तरीके से उन्होंने त्याग कर दिया। और भारतीयों का गुस्सा तो जो है वो 7वें आसमान पे था। बड़ी उनकी समस्या जो है आ रही थी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1200-1500 जो निहत्थे लोग थे उनके ऊपर फायरिंग करके उनको मार दिया गया था। इसी के साथ साथ में शंकर
जो है, जो कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन से एक्ट के अंदर कार्यकारी परिषद में भारतीयों की एंट्री हो गई थी? तो आप सभी को पता है, जल्दी से बता दो, 1909। दूसरी चीज, पहले कौन से व्यक्ति थे, पहले ऐसे कौन से भारतीय थे जो कार्यकारी परिषद के मेंबर थे? कौन थे वो? तो याद कर लो, एसपी सिन्हा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो ये जलियांवाला बाग की पूरी कहानी है। इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ लेते हैं 1919 के अधिनियम की तरफ। तो जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी सुनकर तो आपकी रूह कांपी उठी होगी, लेकिन अब अपन वापस भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास के बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्ट 1919 का जो अधिनियम एक्ट था उसकी तरफ अपन चलते हैं। अब क्या होता है, 1919 का अधिनियम कब, कौन, क्यों के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कब आया? तो भाई 1919 में आया। लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अच्छा, 1909 वाले लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मॉडले मिंटो थे। उसी प्रकार से एक तो होगा इंडियन सेक्रेटरी और एक होगा उस टाइम का गवर्नर जनरल। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो कौन थे वो व्यक्ति? तो थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, और साथ साथ में सर मॉन्टेग्यू जो उस टाइम के इंडिया सेक्रेटरी या भारत सचिव थे। क्लियर है? अब जल्दी से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का फैक्ट कि भाई इन दोनों में से भारतीय सचिव कौन से थे? तो आंसर होगा सर मॉन्टेग्यू। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये फोटो आप देख ही लो, और इनमें से एक तो बड़ा डरावना लग रहा है, आप सोचो कि कितने ज्यादा क्रूर रहे होंगे। क्लियर है यहां तक बात? अब ये जो 1919 का अधिनियम था, इसके पीछे क्या कारण था, क्यों आया, क्यों चेंजेस हुए? पहला चेंज तो आप ढंग से समझ लो, ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े थोड़े टाइम में जो है नए नए एक्ट्स लेकर आते ही थे। 20 साल में, 15 साल में, 18 साल में नए नए एक्ट लेकर आते थे, सरकार को रिवाइज करते थे कि अब जो है हमारी शोषण करने की जो स्थिति है वो और ज्यादा कैसे सुदृढ़ हो जाए। तो सबसे पहला कारण था 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम से जो असंतुष्टि थी भारतीयों के लिए, वो 1919 के अधिनियम में थोड़ी कम हुई। मेरे शब्दों पे गौर करना, थोड़ी कम हुई, ज्यादा बिल्कुल भी कम नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा कब कम हुएगी? जब हमारा देश आजाद होगा। और कब हुआ? 1947 में। तो इस पार्ट के अंदर अपन देश को पूरी तरीके से आजाद करवा ही लेंगे। पहला कारण क्या था? 1909 का अधिनियम। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की स्थिति जो थी वो बड़ी दयनीय हो गई थी। आर्थिक शोषण तो हुआ ही हुआ, साथ साथ में सामाजिक शोषण भी हुआ था। इस वजह से 1919 का अधिनियम ब्रिटिशर्स लेकर आए। तीसरा था 1916 का होम रूल आंदोलन। अब सबने पढ़ा है, जल्दी से मुझे बता दो, होम रूल आंदोलन के अंदर कौन थे वो दो व्यक्ति जिनके पीछे होम रूल आंदोलन चलाया गया? तो श्रीमती बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है बात? चलो, अच्छा, इसके अलावा और क्या कारण था? इसके अलावा कारण था मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा याद करो भाई, 1916 का अधिनियम, 1916 का होम रूल मूवमेंट आया, और होम रूल मूवमेंट की वजह से बात रखी गई थी स्वशासन की, और सर मॉन्टेग्यू ने प्रॉमिस किया था 1917 की घोषणा में कि भाई स्वशासन जो है वो भारतीयों के लिए आना चाहिए। तो इसी प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए वो क्या लेकर आए? 1919 का अधिनियम। तो कारण कौन कौन से हैं? एक 1909 का अधिनियम, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा होम रूल आंदोलन, और चौथा कौन सा? जल्दी से बता दो, मॉन्टेग्यू घोषणा जो आई थी कब? 1917 में। क्लियर है? अब अपन देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इस 1919 के जो अधिनियम था इसके क्या प्रोविजंस थे, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो याद कर लेना, आए दिन एग्जाम्स में आता रहता है, बिल्कुल बिना घबराए। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विस्तार। अभी अपन ने बात कर ली थी 1919 में जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, उसमें कौन थे जो कार्यकारी परिषद से इस्तीफा देते थे? शंकर नायर। पहले कौन से भारतीय थे जो कार्यकारी परिषद में आते हैं? एसपी सिन्हा। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यकारिणी जो सभा थी, कार्यकारी जो परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब जो है उसके अंदर टोटल 8 मेंबर में से 3 जो है वो भारतीय कंपलसरी हो गए थे। आगे बात समझ में? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म, अब से केंद्र के अंदर 2 सदन होंगे। कौन कौन से? पहला तो राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। इसके अंदर टोटल 60 मेंबर्स होंगे और इसमें तकरीबन 141 मेंबर्स होंगे। क्लियर है? अब द्विसदनीय व्यवस्था हमारे भारत में आ चुकी है, और लाने वाला एक्ट कौन सा था? तो भैया 1919 का जो अधिनियम था वो लेकर आया कौन सी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। आज के तौर पे देखें तो राज्यसभा और हमारा जो लोकसभा है उसका कॉन्सेप्ट है यहां पर, ठीक है। तीसरा, शक्तियों का विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर जो है इस एक्ट के अंतर्गत हो गया था। कैसे हुई शक्तियां? एक तो बन गई भाई केंद्र सूची और दूसरी बन गई हमारी प्रांतीय सूची। अब केंद्र सूची और प्रांतीय सूची क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक तो हो गई सेंट्रल लिस्ट और एक हो गई हमारी प्रोविंशियल लिस्ट।
ठीक है, केंद्र सूची और प्रांत सूची। इसके अंदर जो है वो सिर्फ सेंटर या जो केंद्र है सिर्फ उसी का कानून बनाया जाएगा, मतलब ये केंद्र को पावर दी जाती है कि किस तरीके से वो इस लिस्ट के अंतर्गत कानून बना सकता है। अच्छा, दूसरी जो प्रांतीय सूची है, जो प्रोविंशियल लिस्ट है, उसके अंदर जो प्रांत है, जो प्रोविंसेस है, सिर्फ उन्हीं के ही जो कानून है वो इसके अंदर चलेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात, दोनों सूचियां क्लियर है। आज के तौर पे हमारी 3 लिस्ट होती है। कौन कौन सी लिस्ट होती है? जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब समझने की कोशिश ही करेंगे, पर कौन कौन सी लिस्ट होती है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है? चलो, पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विस्तार हो गया था, 8 में से 3 अब भारतीय होने बड़े जरूरी थे। दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बायकैमरलिज्म आ गया था, राज्य परिषद, और दूसरा कौन सा? केंद्रीय विधानसभा इसके अंदर इंक्लूड हो गई थी भैया। क्लियर है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तीसरा, शक्तियों को विभाजन हो गया था, केंद्र सूची और प्रांतीय सूची हो गई थी। ठीक है, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब क्या था भाई ये पॉइंट? तो याद करो 1909 का एक्ट क्या हुआ था उसके अंदर कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों को हमसे अलग करने के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो आ गई थी, और अब मुस्लिम्स जो हैं वो इस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत वोटिंग कर रहे थे, इलेक्शन उस हिसाब से हो रहे थे। इसके अंदर मुस्लिम्स तो ऐड थे ही थे पहले, अब हमारे सिख भाइयों को और एंग्लो इंडियंस को भी ऐड कर दिया गया, सिखों को और एंग्लो इंडियंस को भी ऐड कर दिया गया। तो अब याद करो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की जो नीति है, अब वो पूरी तरीके से अपने बुरे स्तर पे आ चुके थे और हम भाइयों को पूरी तरीके से अलग कर रहे थे। क्लियर? अब सिख भाइयों को इस पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंदर ऐड कर दिया था। साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस, जो एंग्लो इंडियंस हैं वो कौन होते हैं? तो जल्दी से याद करके बताओ, कभी ना कभी आपने अखबार में पढ़ा होगा। एंग्लो इंडियंस ऐसे इंडियंस जो है तो ब्रिटिशर्स, लेकिन काफी सालों से जो है 2-3 जनरेशन से इंडिया में ही रह रहे हैं और अब वो पूरे के तौर पे इंडिया के ही हो चुके हैं, तो उनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंदर एंग्लो इंडियंस और सिख को भी ऐड कर दिया गया था। दूसरा, प्रत्यक्ष मताधिकार का जो है वो प्रारंभ हो गया था। देखो, इसमें पहला डायरेक्ट जो है वोटिंग चालू हो गई थी, प्रत्यक्ष मताधिकार हो गया था, पर अभी तक जो मताधिकार था वो सार्वभौमिक नहीं था, सार्वभौमिक जो है वो नहीं था, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर महिलाएं जो थी ना वो इंक्लूडेड नहीं थी, महिलाओं को जो वोटिंग अधिकार नहीं था, और सिर्फ संपत्ति के अनुसार ही जो है ना वो मताधिकार मिलता था। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष मताधिकार कौन से एक्ट के अंतर्गत चालू हुआ, तो सब एक सुर में बोलेंगे कौन से एक्ट में? 1919 के एक्ट में। क्लियर? चलो, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पूरे के पूरे प्रोविजन की, इस पूरे के पूरे एक्ट की जो सबसे यूएसपी है, या आप कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है द्वैध शासन, या फिर इंग्लिश में बोले, हिंदी में भी कई बार आ जाता है डायरकी, द्वैध शासन या डायरकी। क्या हुआ इस द्वैध शासन के अंदर कि भाई अब प्रांतों के अंदर जो है, प्रोविंसेस के अंदर है, द्वैध शासन चलेगा, डायरकी चलेगी। क्या होती है डायरकी? डायरकी का, द्वैध शासन का मतलब होता है रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर 2 लिस्ट बना दी गई, एक तो आरक्षित लिस्ट और एक हस्तांतरित लिस्ट, यानी एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। अब इस आरक्षित यानी रिजर्व लिस्ट के अंदर क्या होता था कि भाई जितने भी विषय हैं, जैसे वित्त, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, इंपॉर्टेंट जितने भी विषय हैं, उनमें गवर्नर द्वारा मनोनीत, यानी जितना भी गवर्नर थे उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड आदमी थे ना, वो इसके अनुसार जो है काम कर सकते थे और इसके ऊपर बड़े आराम से जो है वो लॉ यानी कानून बना सकते थे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हस्तांतरित, कि अब जो ट्रांसफर्ड पावर थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ये सारी की सारी पावर का अधिकार जो है अब वो जनप्रतिनिधियों को, जो सामान्य भारतीय जो जनप्रतिनिधि बनकर जो है विधानसभाओं में पहुंचेंगे, उनको बनाने का अधिकार दे दिया गया था। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे वित्त हो गया, सिंचाई हो गया, व्यापार वाणिज्य हो गया, वो तो सारे के सारे चालाक अंग्रेजों ने गवर्नर द्वारा मनोनीत लोगों के पास छोड़ रखे थे, और जो सामान्य प्रोविजंस थे, सामान्य विषय थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ये सारे के सारे अब जनप्रतिनिधि भी इसके ऊपर जो है अपनी ताकत रख सकते थे। तो क्लियर है इंपॉर्टेंट बात। अब जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई द्वैध शासन कौन से एक्ट के अंतर्गत है? तो 1919। प्रत्यक्ष मताधिकार कौन से एक्ट में आया था? तो भैया 1919। इसके अलावा जल्दी से मुझे बता दो कि पृथक निर्वाचन प्रणाली में सिखों को और एंग्लो इंडियंस को कौन से एक्ट में इंक्लूड किया? 1919। क्लियर इंपॉर्टेंट बात। तो आज की क्लास यहां तक ही। थैंक यू।